नमस्कार दोस्तों। मेरा देवर रोज मेरे कमरे में आता और मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर कहता, भाभी मैं आपको एक चीज पकड़ाऊंगा। आपको बतानी है कि यह चीज क्या है। अगर आप जीती तो आपको 500 रुपये में दूंगा। वो चीज बहुत नरम थी। एक दिन मैंने पट्टी हटाकर देखा तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मेरे देवर ने तो हाथ में मेरा नाम आयशा है। मेरी उम्र सिर्फ 17 साल थी। मेरे साथ कुछ बहुत अजीब हुआ। रात का वक्त था जब मेरे पापा ने मेरे कमरे से किसी आदमी को निकलते हुए देखा और पापा को यही लगा कि यह मेरा चलाया हुआ चक्कर है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मैं तो मजे से सो रही थी। मुझे तो कुछ भी पता ही नहीं था। वह तो हमारे घर में चोरी करने के लिए आया था, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि कौन सी चीज कहाँ पर है, इसलिए सभी कमरों में जा रहा था। और जब वो मेरे कमरे से बाहर निकला तो पापा ने उसे देख लिया तो वहां से भाग गया। लेकिन उसके बाद मेरी शामत आ गई। पापा ने मुझे पागलों की तरह मारा। मुझे कहा कि यह तेरा कोई आशिक था, क्योंकि अगर कोई और होता तो फिर कुछ लेकर क्यों नहीं गया। पापा ने मुझे खूब मारा और अगले ही दिन मेरी शादी का फैसला कर लिया। मेरी माँ ने कहा कि क्यों बगैर जानकारी के बच्ची के पीछे पड़ गए हो, अभी इसकी उम्र ही क्या है। हमारे खानदान में कम उम्र में शादी नहीं की जाती थी, लेकिन मेरे पापा का कहना था कि मैंने खुद अपनी आंखों से उस आदमी को उसके कमरे से निकलते हुए देखा है। अब मैं और कुछ नहीं सोचूंगा। मैं बेगैरत इंसान नहीं, बल्कि इससे पहले कि यह कोई गुल खिला दे, वो आदमी इसके कमरे में था। फिर वो क्या कर रहा था। मेरा बाप एक दूसरे से इस किस्म की बातें कर रहे थे जैसी उन्होंने आज तक नहीं की थी। मेरे पापा को यकीन था कि मैं ही बद किरदार हूँ और मैंने उसको घर पर बुलाया है। वो शख्स जो भी था मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए काफ़ी था। अगर मेरे साथ उसका चक्कर होता तो मैं इतनी पागल थी कि उसे घर पर बुलाती। मुझे पता था कि मेरे पापा बाहर सोया करते थे। अगर मेरा किसी के साथ चक्कर होता तो क्या मैं इतनी बेवकूफ़ होती। मेरे पापा ने ज़्यादा सोचा नहीं। जल्दी जल्दी में जो भी रिश्ता मिला उससे उन्होंने मेरी शादी कर दी। घर में मेरा एक पति, एक देवर और सास, एक छोटी सी ननद थी। लोग हमारे से काफ़ी गरीब और अनपढ़ जाहिल किस्म के लोग थे। उनकी जाहिलियत पूरी पहले ही मुझ पर पहुंच गई, क्योंकि एक लड़की उनके मोहल्ले के घर के सामने रहती थी जो मेरी दोस्त थी। उसने कहा कि यह तो बड़े अजीब से लोग हैं। उनके घरों में तो हर टाइम गाने बजाने की आवाज़ आती रहती है, और किसी के मोहल्ले में शादी होती है तो तुम्हारी होने वाली सास शादी में चली जाती है और अजीब से बेहुदा कपड़े पहनकर डांस करती है। इसे किसी की परवाह नहीं होती है। बेटे को माँ की फिक्र नहीं है, माँ को बेटे की फिक्र नहीं है, और उनकी बहन ने तो सारे मोहल्ले को फंसा रखा है। तुम वैसे गंदे लोगों में जाओगी, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने कहा कि मैं क्या कर सकती हूँ, ज़िंदगी मेरी पहले ही बर्बाद हो गई है। मेरे बाप ने मुझे जानवरों की तरह मारा। वो मेरी शादी करवाना चाहते हैं। घर में कोई बात नहीं हुई, मेरी माँ भी बेबस हो गई और मेरी शादी करवा दी। उसका नाम जैन था। मेरा पति का मेरे साथ रवैया ठीक था। हम लोगों ने कहा कि सादगी से निकाह करना है। लोग भी मान गए, क्योंकि वह भी खर्चा नहीं करना चाहते थे। इसलिए ऐसे में निकाह हो गया। खानदान में कोई रस्म नहीं की गई। मैं 3 भाइयों की इकलौती बहन थी, लेकिन मेरी शादी इस तरह हुई थी कि जैसे किसी की मैयत है, और यह मेरे लिए मैयत थी। मैं जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी शादी करवा दी गई। जब मैं अपने कमरे में बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी तो वहां पर कुछ बहुत अजीब हुआ। मेरे पति की जगह मेरा देवर मेरे कमरे में आ गया और मैंने कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसने कहा कि फिक्र ना करे, आपकी शादी मेरे भाई के साथ हुई है। मैं तो इस कमरे में सोने के लिए आया हूँ। मैं हैरान रह गई कि इसके यहाँ पर क्या काम है। मैंने कहा किस किस्म की बातें कर रहे हो। तो वह हंसने लगा और उसने कहा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सोने के लिए क्यों आऊँगा, मुझे तो ऐसी कोई चीज़ देखने का शौक नहीं है। मैं हैरान थी कि ये लड़का किस किस्म की फिजूल बातें कर रहा था।
वैसे मैंने आपको यह बताना था कि भाई आपको दोस्तों के साथ बैठे हैं, 2 घंटे देर आएंगे। आप सोने हो तो सो जाओ, अगर नहीं सोना है तो मैं 2 घंटे आपके साथ बैठ जाता हूँ, हंसी मजाक कर लेंगे। मैंने कहा मुझे नींद आ रही है, जबकि मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने झूठ बोला था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उस कमरे में वह 2 घंटे मेरे साथ बैठे। उसका यह क्या काम था। उसने कहा कि आप 2 घंटे बात कर लेना, आपसे बहुत सारी बातें करनी है। एक तो भाई है हमारा और भाभी देवर का रिश्ता बहुत अच्छा होता है। मेरे दिल में सोचा कि भाभी और देवर भाभी आग और पानी का रिश्ता होता है, लेकिन इस बेवकूफ़ को मैं क्या समझाऊं। मैंने कहा मुझे नींद आ रही है और मेरे सोने की एक्टिंग की। वह वहाँ से चला गया और मैंने सुख का सांस लिया। मैंने सोचा कि मेरे दोस्त यह कह रही थी उन लोगों को किसी का लिहाज नहीं था। यह बात बताने के लिए मेरे नंद भी तो आ सकती थी। मेरा पति 2 घंटे बाद आया। मुझे नींद कहाँ आ रही थी। वह कमरे में आया, लेकिन मेरा पति का रवैया ठीक था। ठीक से मतलब मेरा यही है कि जैसा होना चाहिए था वैसा ही था। शुक्र है कि उसने कोई ऐसी बात नहीं की। बाकी मैं उसकी बीवी थी, उसकी मुझसे मोहब्बत की शादी नहीं थी। मेरा इस हवाले से लिहाज करता और उसने लिहाज किया भी नहीं, और मेरी ज़िंदगी की शुरुआत वैसे ही हुई थी जैसे ज़्यादातर लड़कियों की ज़िंदगी की शुरुआत होती है। घर में वाकई बहुत बेशर्मी थी। नमाज वगैरह तो कोई पता ही नहीं था और कपड़े भी बहुत अजीब तरीके से पहनते थे। मेरी नंद भी अजीब व गरीब किस्म के कपड़े पहनकर बिना आस्तीन के कपड़े पहनती थी और सुबह सुबह मोहल्ले में निकल जाती थी कि अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। मेरे सर पर सारे घर का काम डाल दिया जाता था और मेरी सास या तो पूरा दिन बैठकर ड्रामा देखती रहती थी और या फिर रूमानी नावल पढ़ती रहती। भला उसकी उम्र थी ये सब कुछ करने की। नमाज पढ़ती तो कोई सर पर दुपट्टा नहीं करता था। अगर टीवी लगा होता तो कोई टीवी के आवाज़ हल्की नहीं करता था। एक दिन मेरा देवर मेरे पास आया और उसने कहा कि आप आंखें बंद करें, मैं आपको एक चीज़ पकड़ाऊंगा। आपको बताना है कि यह चीज़ क्या है। अगर आपने सही कहा तो मैं आपको 500 रुपये दूंगा। मैंने कहा कि मुझे इस तरह की कोई खेलने की ज़रूरत नहीं है और उसे वहाँ से भगा दिया। लेकिन फिर मेरे पति ने मुझे खर्चा देने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं तुम्हें खर्चा वगैरह नहीं दे सकता, तुम्हें जो चीज़ चाहिए होगी वो घर में मिल जाएगी। खाना वगैरह घर में बनता है, टीवी सारे एक साथ बैठकर देखते हैं, इसलिए मोबाइल रखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अभी तुम्हारे सारे कपड़े हम लोगों ने नए बनाए हैं, जब कपड़े ख़राब होंगे तो मिल जाएंगे। रही बात मौसम के कपड़ों की, माँ हर महीने 2 सूट बना देती है, तुम्हारे भी बना देगी, उनको अपनी पसंद की बता देना। मुझे पहले यह बात ठीक लगी, लेकिन पति का भी बीवी को खर्च ना देना कोई अच्छी बात नहीं थी। यह उसका फ़र्ज़ है और उसने पहले ही इस पर से हाथ धो लिया था, जबकि यह फ़र्ज़ तो उसे सारी ज़िंदगी निभाना था। यह कोई अच्छी बात नहीं थी। मुझे उसे रोकना चाहिए था, काबू में रखना चाहिए था। मैं उसकी बीवी थी, मुझे उसे अपने काबू में रखना चाहिए था, लेकिन मुझसे यह नहीं होगा और मैं खामोश हो गई। उसके बाद जब मेरा देवर दोबारा मेरे पास आया तो मैंने कहा कि 500 रुपये कमाने का मौका क्यों छोड़ूं। मैंने कहा कि बताओ क्या करना है। वैसे ही उसका दिमाग बच्चों वाला था, वह ज़रूर मुझे कोई बच्चों वाला गेम खिलाने वाला था। उसने कहा कि मैं आपकी आंखों पर पट्टी बांध दूंगा और आपके हाथ में एक चीज़ थमा दूंगा। आपने मुझे बताना है कि वह चीज़ क्या है। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है। उसने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी और मुझे कहा कि हाथ आगे करो। उसने कहा कि भाभी अगर आप बता ना पाई तो फिर आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे। मैंने यह नहीं बताया कि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। मैंने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या चीज़ होगी, मेरी आंखों पर पट्टी बांधे और मेरे हाथों में थमा दी। मैंने जब उस चीज़ को पकड़ा तो मुझे बहुत अजीब लगी थी। वह चीज़ काफ़ी नरम नरम थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या है। वो मुझे बार बार पूछ रहा था कि बताओ बताओ क्या है। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, मैं हार गई। मैंने अपनी आंखों से पट्टी हटाई, कुछ नहीं था। मैंने कहा कि क्या था। उसने कहा कि मैं आपको यह नहीं बता सकता, लेकिन अब आप शर्त हार गई हैं, इसलिए आपको मुझे 500 रुपये देने होंगे। मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, जब आपके पास पैसे हों आप मुझे दे दीजिएगा। मैंने कहा कि ठीक है। मुझे अफसोस हुआ कि मैं अब भी समझ नहीं पाई कि क्या चीज़ थी। एक दिन मेरा देवर फिर से मेरे पास आ गया
और उसने कहा कि अगर आज आप जीत गई तो आपको पैसे नहीं देने होंगे। मैंने कहा कि ठीक है, और अगर आप हार गई तो आपको 1,000 रुपये देने होंगे। मैंने कहा मैं दोबारा कोशिश करने को तैयार हूँ। उसने फिर मेरी आंखों पर पट्टी बांधी और फिर से मेरे हाथ में वो चीज़ दे दी। वो चीज़ थोड़ी गीली थी। मैंने काफ़ी देर लगा दी, लेकिन मुझे फिर भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा कि मैं हार गई। उसने कहा कि आज आप फिर से हार गई हैं, इसलिए जो पैसे हैं तो आपको मुझे देने हैं। मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसने कहा कि भाई आपको पैसे नहीं देते? उसने कहा, मैंने कहा कि हाँ, तुम्हारे भाई मुझे पैसे नहीं देते। उसने कहा कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास 1,000 रुपये हो गए हैं। मैंने सोच लिया कि मैं उसके साथ नहीं खेलूंगी, और अगर कभी मेरे पास पैसे हुए तो दे दूंगी उसके पैसे, लेकिन अभी तो मेरे पास 1,000 या 1 रुपया भी नहीं था। लेकिन मुझे गुस्सा बहुत आता था कि मैं 2 दफ़ा भी कोशिश करने के बावजूद जीत नहीं सकी। तो आज मेरे पास 1,000 रुपये होते और मैं अपनी कोई चीज़ ले सकती थी। वे अपने घर जाती तो खाली हाथ थी। मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं चाहती थी कि मैं अपने घर जाऊं तो कोई चीज़ लेकर जाऊं। मेरे भाई काफ़ी छोटे थे, अभी तक स्कूल में पढ़ते थे। उनके दिल में तो बात आती होगी कि अप्पी भी हमारे घर आई है, हमारे लिए कोई चीज़ लाई होगी। पापा तो मुझे देखते भी नहीं थे। माँ कहती थी मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, लेकिन यह आदमी ऐसे होते हैं। तुम कभी किसी आदमी का भरोसा ना करना, क्योंकि यह भी तो हम औरतों का भरोसा नहीं करते। मैंने कहा कि आप अपने पति पर भी नहीं, तो मेरी माँ ने कहा कि हाँ, अपने पति पर भी नहीं करना, क्योंकि वो भी एक आदमी है, और औरत अगर आदमी की बात पर भरोसा करती है तो वो पागल होती है, और अगर वह उसे मोहब्बत पर इतराती है तो वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ होती है, और अगर उसकी मोहब्बत पर गुरूर करती है तो फिर वो बर्बादी की तरफ जा रही होती है। 2-4 दिन इसी तरह गुजर गए। एक दिन मीनल किचन में खड़ी कुछ बना रही थी। घर का खाना खाने की इसकी आदत नहीं थी। बाजार से खाना मंगवाया करती थी या फिर खुद ही कुछ बना लेती। दाल रोटी तो उसको पसंद नहीं थी। कभी कभार तो घर के बाहर कोई ढेर सारा खाना रख कर चला जाता था और मेरी ननद जाकर उठा लेती थी। खाना होटल का होता था। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं थी, मुझे सब कुछ समझ आ गया था। उसने कुछ लोगों से दोस्ती कर रखी थी जिनसे खाने पीने की चीज़ मंगवाती है। वहाँ पर मेरा देवर आया तो मैंने उसकी बहन के सामने कहा कि जो गेम तुमने मेरे साथ खेला है वह अपनी बहन के साथ भी खेलो, उसके साथ भी शर्त लगाओ, हो सकता है ये पहचान ले। मेरी ननद पूछने लगी, कौन सी शर्त की बात कर रही हो? मैं भी खेलूंगी। मैंने उनसे कहा कि अगर तुम जीत गई तो 500 रुपये मिलेंगे। उसने कहा कि मैं ज़रूर खेलूंगी। उसे 500 रुपये निकलवाने का अच्छा मौका था, उसे वैसे भी बहुत सारे पैसे देने हैं। उसने कहा कि नहीं, वह गेम मैं इसके साथ नहीं खेल सकता हूँ। मैंने कहा कि क्यों, उसके साथ क्यों नहीं लगा सकते शर्त? मेरे साथ लगा सकते हो, यह हमारी बहन है। तो देवर ने कहा कि नहीं भाभी, अब आपके साथ भी नहीं खेलूंगा, आप किसी को नहीं बताइएगा। वह वहाँ से चला गया और मेरी ननद ने मुझसे पूरी बात पूछी तो मैंने उसको बता दिया। वो कहने लगी कि भाभी, मैं आपको एक बात पहले ही बता देती कि यह मेरा भाई है। बचपन में खुले गटर में गिर गया था और उसके सर पर चोट लगी थी। बस यह कि पागल है। आप इसकी कोई भी बात किसी को नहीं बताइएगा और उसकी किसी बात को दिल पर मत लीजिएगा, और उसकी उल्टी सीधी हरकतें भाई को नहीं बताइएगा, नहीं तो वो उसे पागलों की तरह मारेंगे। वो पहले भी उसको ऐसा मारते थे जब यह कोई हरकत करता है। मुझे लगा कि मजाक कर रही है। उसका भाई गड्ढे में गिर गया था, क्योंकि बहन भाइयों में यह सब बहुत होता है, तो एक दूसरे से इस तरह की बातें करते रहते हैं। मैं भी कभी कभी मजाक में अपने भाई को कहती थी कि तुम्हें हमने गोद लिया था, तुम मेरे भाई नहीं हो, इसलिए मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन मुझे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी और मैं अपने देवर से कहा कि मुझे तुम्हारे साथ फिर से शर्त लगानी है। उसने कहा कि ठीक है, इस दफ़ा आप जीत गई तो मैं आपको 1500 रुपये दूंगा। मैं बहुत खुश हो गई और मैंने सोच लिया कि इस दफ़ा मैं जान जाऊंगी, लेकिन मैं पहचान नहीं पाई और मेरे दिमाग में ख्याल आ गया, जब इंसान सही तरीके से कोई खेल खेलना चाहा लेकिन जीत नहीं सके तो फिर वह चीटिंग करता है, और मैं अभी चीटिंग करने चाहती थी। मैंने उसे कहा कि मैं कल तुम्हारे साथ आखिरी दफ़ा यह शर्त लगाऊंगी, अगर मैं जीती तो तुम मुझे पूरे 3000 रुपये देना, और अगर मैं हार गई तो मैं तुम्हें 5000 रुपये दूंगी। मेरा देवर इस बात पर बहुत खुश हो गया। उसने कहा कि लगता है भाई ने आपको खर्चा दे दिया है। मैंने कहा कि हाँ, तुम्हारे भाई ने मुझे खर्चा देना शुरू कर दिया है। मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं
और फिर शर्त तो ऐसी होती है, शर्त में थोड़ी ना देखा जाता है कि पैसे कितने लग रहे हैं। मैं कल तुम्हारे साथ ही शर्त जरूर खेलूंगी। देवर भी खुश हो गया और उसने कहा कि ठीक है, कल को बहुत मज़ा आएगा। अगर आप हार गई तो पूरे 5,000 देने होंगे। पहले भी आप कई दफ़ा हार चुकी है, लेकिन मैं आपसे पैसे नहीं लिए। मैंने कहा कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें पूरे पैसे दे दूंगी, पर तुम भी अपने पैसे तैयार रखना। हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि मेरा पति वहाँ पर आ गया। मेरा पति घर पर आ जाता था तो मुझे कोई इशारा नहीं करता था, लेकिन मुझे उसका मतलब यह था होता था कि कमरा में जाना है। मैं चली जाती थी। मेरा पति मुझे काम बता देता कि मैं चाय बनाऊं, कपड़े निकाल दूं। उसने कहा कि तुम इससे बातें कर रही थी, पता है ये पागल है। मैंने कहा कि क्या मतलब? आपकी बहन भी कहती है कि ये पागल है, आप भी कहते हैं कि ये पागल है, मुझे यह पागल नहीं लगता। तो मेरे पति ने मुझे कहा कि ये पागल है, इसका दिमाग खराब है, उससे दूर रहा करो। यह बात करते करते अचानक पटरी से उतर जाती है। मैं दिल में सोचने लगी, मैं तो आपके सारे खानदान की बीमारी है। आपकी माँ भी अचानक से बैठे बैठे बातें करते करते मुझसे ऐसे सवाल करने लगती है जो एक सास कभी अपनी बहू से नहीं करती। और अपनी बहन के बारे में उनको पता नहीं था। उसने सारे मोहल्ले के साथ ताल्लुक़ रख रखा है था और उनके बारे में भी किसी को पता नहीं था कि शादी से पहले पता नहीं क्या करते रहे हैं। मैंने उनको कह दिया कि ठीक है और उनके शर्त वाली बात नहीं बताई। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। मेरी सबसे छोटे भाई की सालगिरह थी। हर साल सालगिरह धूमधाम से मनाते थे। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसके लिए एक वीडियो गेम लेकर आऊँगी। वह पूरे 3,000 रुपये की थी, इसलिए मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। पति से मांगे थे लेकिन उसने इनकार कर दिया। उसने कहा कि सालगिरह का जश्न मनाना तो गुनाह होता है। मैं उसे जवाब दे सकती थी कि औरतों का नमाज ना पढ़ना और घर से बेपर्दा होकर निकलना, मोहल्ले के लड़कों से दोस्ती करना, दूसरों की शादी में डांस करना भी तो गुनाह होता है। लेकिन मैंने उन्हें जवाब नहीं दिया और खामोश हो गई। मैंने उस चीज़ को कभी नहीं देखा था जो मेरा देवर मुझे पकड़ाता था, लेकिन अब मुझे उसे महसूस करके उसके बारे में सोच रही थी कि वह बहुत नरम सी चीज़ थी और उसके ऊपर काफ़ी बाल भी होते थे। ऐसी क्या चीज़ हो सकती थी? और जब मैं आंखें खुलती थी तो वो चीज़ गायब हो जाती थी। इस दफ़ा मैं अपने साथ एक कपड़ा ले गई, लेकिन जब मेरे देवर ने कहा कि आपको पट्टी मिली है तो मैंने कहा इस दुपट्टे से बांधो। वो भी मान गया। उसने दुपट्टा मेरी आंखों पर बांध दिया। वो बहुत ज़्यादा बारीक कपड़ों का था और मुझे सब कुछ साफ साफ नज़र आ रहा था। फिर उसने मुझे वो चीज़ पकड़ा दी। जैसे ही मैंने वो चीज़ पकड़ी, मैं बुरी तरह से चिल्लाई और मैंने फ़ौरन अपना हाथ पीछे कर लिया। मैंने अपनी आंखों से पट्टी हटाई और मैंने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? उसने कहा कि मैं उसे पकड़कर लाया हूँ, यह तो जहरीला होता है, यह तो इंसान को काट लेता है। कहने लगा, ये मेरा दोस्त है, मैंने इसका नाम रखा है। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि यह तो सच में पागल है। मेरी चीख सुनकर मेरे पति भी वहाँ पर आ गया। मेरी सास और ननद भी, उन्होंने यही मंजर देख लिया। मेरी सास ने मेरे देवर को थप्पड़ मारा और कहा कि जहाँ से उठाकर लाया है वहाँ छोड़ कर आओ। तुम्हें काट लिया तो तुम मर जाओगे। मुझे वहाँ से बाहर भेज दिया। मैंने सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि हम तो तुम्हें भी कह रहे थे कि यह पागल है, तो हम कोई मजाक कर रहे थे, क्या ये सच में पागल है? मैं तो हैरान रह गई थी। इस तरह की हरकत कोई पागल ही कर सकता था कि मुझे मेरे पति ने पूरी बात बताई। उसने कहा कि इसको एक दफ़ा गर्दन तोड़ बुखार हुआ था, उसके बाद से ही इस तरह की हरकतें करता है, अजीब बातें करता है और कभी कभी बहुत ही गंदी बातें करने लग जाता है। हम लोग भी इसे ज़्यादा बात नहीं करते, उसको उसके हाल पर छोड़ दिया है। ना तो यह पढ़ाई करता है और ना अचानक से बदल जाता है। और जानवरों के साथ तो उसे कुछ ज़्यादा ही प्यार है। कभी कोई जानवर उठाकर ले आता है, कभी किसी जानवर का बच्चा उठाकर ले आता है। वो कुत्ते के बच्चे को उठाकर ले आया था। मैंने अपना सर पकड़ लिया और जब मैं कमरे में आई तो अपने पति को बताया कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। उसने कहा कि तुम्हें खर्चा देने से मना किया था, यह तो नहीं कहा था कि अगर तुम्हें इतनी ज़्यादा ज़रूरत है तो भी मुझसे नहीं मांगो, तो मेरी बीवी हो, मुझसे ही मांगोगी ना। मैंने अपने पति से माफ़ी मांगी, उसने पैसे दे दिए। मैंने अपने भाई के लिए गेम खरीद ली और उसके बाद से मैं देवर से दूर ही रहती थी। वो तो सच में पागल था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ हमारी कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।